Hello friends, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के एप्लीकेशंस। आज हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे लास्ट लेक्चर में हमने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट मींस चालक परत। देखिए यहां हमारे पास ये कोई एक चालक परत दी गई है। चालक परत कैसी है? अपरिमित है। अपरिमित का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक है। हमने यहां ABCD उस प्लेट का एक अल्पांश लिया है, एक भाग लिया है। अभी हमें क्या करनी है, इससे लंबवत दूरी स्मॉल r पर, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, इस प्लेट से मान लीजिए ये आपके पास कंडक्टेंस प्लेट है, चालक प्लेट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पर हमें किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लेट ABCD, इसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर क्या है पॉइंट P। जैसा हम इससे पीछे वाले जो दो एप्लीकेशन थे उसमें भी करते आए हैं, वही सेम काम यहां करना है। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, इस प्लेट का सेंटर पॉइंट क्या है O। इस सेंटर पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पर, समान दूरी पर दो सममित अल्पांशों x और y की परिकल्पना करते हैं। ये दो अल्पांश मान लिए हमने, एक x और एक y, जो इस सेंटर पॉइंट O से सेम डिस्टेंस d पर है, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी कितना है, ds इक्वल है। अब ये डिस्टेंस d, ये r, तो ये दोनों जो डिस्टेंस हैं ये भी इक्वल होंगी और इनकी वैल्यू होगी √r² प्लस d स्क्वायर। इन द सेम वे ये जो डिस्टेंस है आपके पास yp, दिस इज ऑल्सो r² प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अल्पांश x माना है हमने, इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी। भी आपको क्या बताया था, पहले हम दिशा का निर्धारण करेंगे और दिशा के बाद हम उसका परिमाण मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो ये धनावेश है, इसके कारण यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा वो धनावेश से परे। धनावेश से परे मतलब इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, dE1 वेक्टर। इन द सेम वे ये जो हमने y अल्पांश माना है, इसके कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके अलोंग। तो ये आपके पास क्या आ गया, dE2 वेक्टर। अब ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये क्षेत्रफल समान है, आवेश भी समान होगा, इसका मतलब dE1 वेक्टर और dE2 वेक्टर दोनों क्या होंगे, मोड में, परिमाण में इक्वल होंगे। इन दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहां से इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रही है। हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। हमें देखना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस dE1 वेक्टर और dE2 वेक्टर को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट में डिवाइड कैसे करेंगे, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस आल्सो इक्वल टू थीटा, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे, थीटा थीटा। अब थीटा की डायरेक्शन में जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो हमेशा cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, ऊर्ध्वाधर जो हम घटक लेते हैं वो हमेशा sin थीटा। तो यहां ये जो dE2 वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कितना आ गया, dE2 cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, dE2 sin थीटा। ऐसे ही ये जो dE1 वेक्टर है इसका थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज dE1 cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज dE1 sin थीटा। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है ये हम इससे पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, अब आप सीख भी चुके होंगे। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो इससे प्रीवियस
जो लेक्चर था अपना वो जरूर देखें। यहां से देखिए ये जो डी इवन कॉस थीटा है ये हम लिख लेंगे कि डी इवन वेक्टर और डी ई टू वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर देखिए फर्स्ट क्या होगा आपके पास, डी इवन वेक्टर का क्षैतिज घटक तो कितना आएगा डी इवन कॉस थीटा। ऐसे ही डी इवन वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक डी इवन साइन थीटा। और ऐसे ही क्या होगा डी ई टू वेक्टर का जो क्षैतिज घटक है आपके पास दैट इज डी ई टू कॉस थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर जो घटक आएगा दैट इज डी ई टू साइन थीटा। अब इस डायग्राम से देखिए आप डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे है विपरीत। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो इनके कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज जीरो। बट जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी ई वन cos थीटा एंड डी ई टू cos थीटा ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि डी वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण क्या करते हैं एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्लियर। जबकि क्षैतिज घटक कौन कौन है डी वन cos थीटा एंड डी टू cos थीटा परिमाण एवं दिशा में एक समान होने के कारण परस्पर जुड़कर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता प्रदान करते। तो हर बार की तरह इस बार भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है इसके परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन किधर होगी आपके पास अतः चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत। परत के लंबवत कौन है ओपी। तो ओपी वेक्टर के अनुदेश होती। तो ये था आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पॉइंट पी पर उसकी डायरेक्शन। एक बार आप दोबारा से समझिए क्विक रिवीजन करेंगे हम इसका। ये हमारे पास तो प्लेट है एबीसीडी, इससे हमने जो आवेश दिया। अच्छा चालक परत और अचालक परत में अंतर क्या होता है वो समझिए। चालक और अचालक ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था।
चालक को जो हम आवेश देंगे वो उसके संपूर्ण बाह्य क्षेत्रफल पर वितरित होता है। इसको आप ध्यान रखें, वहां भी आपको नोट लगा के बताया था। और ये आवेश वहीं रहता है जहां दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चालक प्लेट है, हमने इसको आवेश दिया तो ये आवेश केवल इसकी बाह्य सतह पर, केवल कहां वितरित होगा, इसकी बाह्य सतह पर, इस पर। ये ऐसे है, ये कोई प्लेट है, मान लीजिए आपके पास चालक प्लेट, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये वितरित हो गया। इसके कारण हमें इससे लंबवत दूरी स्मॉल आर के किसी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने इस मध्य बिंदु ओ से सम्मित दो अल्पांश माने x और y। इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखा d1 वेक्टर, y के कारण de2 वेक्टर। दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशाओं में भिन्न भिन्न है। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने d1 वेक्टर और de2 वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो इसके de2 वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट de2 cos थीटा, वर्टिकल de2 sin थीटा। ठीक ऐसे ही de1 वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट de1 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट de1 sin थीटा। ये दोनों de1 sin थीटा और de2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि de1 cos थीटा और de2 cos थीटा परिमाण और दिशा दोनों में समान होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। इसका मतलब पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस परत के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसे हमने किसके अलोंग बताया, OP वेक्टर के अलोंग। अब हम इसके परिमाण का निर्धारण करेंगे। इसके परिमाण के निर्धारण के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई परत है ABCD। अब ध्यान रखना है आपको, ABCD क्या है, ऐसी परत है, इसके अंदर 3D डायग्राम में इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है क्योंकि कोई आवेश नहीं है। जितना आवेश हमने दिया है वो सारा का सारा आवेश इसकी बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित है। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देंगे उसे दिया गया आवेश उसकी बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे चालक गोला पढ़ेंगे, गोलीय कोष पढ़ेंगे, तो भी यही सारा काम होगा। तो आपको ध्यान रखना है किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है। अभी हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए देखिए हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। मैं एक बार आपको पॉइंट याद दिला देता हूं जो मैंने आपको बताए थे गाउस का नियम के अनुप्रयोग के लिए। सबसे पहले आपको परिमाण के लिए एक गाउसियन पृष्ठ मानना था। गाउसियन पृष्ठ के बाद सेकंड काम मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगानी है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपको फाई फ्लक्स निकालना था। नेक्स्ट काम मैंने आपको बताया था कि आपको गाउस का नियम लगाना है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 और स्टेप 3 से जो इक्वेशन आ रही है इन दोनों को आपको इक्वल करना था। ये आपका फिक्स पैटर्न है। पहला काम हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ एज्यूम करेंगे। तो देखिए क्या है, ये हमारे पास कोई प्लेट थी, इस प्लेट से स्मॉल r डिस्टेंस के किसी पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्टेंस r दी हुई थी, इस डिस्टेंस r को हमने इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई मान लिया। क्या मान लिया, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमने लिया कितना, s। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करने के लिए एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एवं स्मॉल आर लंबाई वाले बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की इस प्रकार परिकल्पना करते हैं कि इसकी सतह पर बिंदु P जहां में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो क्या हो, स्थित हो। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर लंबाई और एन एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक ऐसा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना जिसकी सतह पर क्या है, पॉइंट P है। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना मानते हैं हम, 5 ई हो तो नेक्स्ट काम क्या है, फ्लक्स की परिभाषा लगाना है। तो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट डी एस। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ आप मान रहे हैं उसकी एक सतह इस प्लेट के अंदर होनी चाहिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0, क्योंकि यहां पे चार्ज है ही नहीं। तो क्या करेंगे अब हम, यहां चूंकि अब ये तो आपका पढ़ा हुआ है, हम तीसरी बार कर रहे हैं कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 में। जो कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को निम्न 3 भागों से मिलकर बना माना जा सकता है। कौन कौन से, देखिए, पहला बायां वृत्ताकार भाग, ये आपके पास बेलन है, कितने पार्ट से मिलके बना है, 3। कौन कौन सा, एक तो ये वाला, एक ये वाला वृत्ताकार भाग और एक पूरा वक्राकार भाग। तो किसी भी बेलन को हम कितने पृष्ठों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में, 2 वृत्ताकार और एक वक्राकार। फर्स्ट बायां वृत्ताकार भाग, जिसे हमने क्या नाम दिया है, S1। सेकंड दायां वृत्ताकार भाग, जिसे हमने क्या नाम दिया है, S2। एंड थर्ड वक्राकार भाग, दैट इज नोन एज S3। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू, आपके पास आ रहा है वहां से इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट डी एस। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, S1 ई डॉट डी एस 1, S2 ई डॉट डी एस 2 एंड S3 ई डॉट डी एस 3। अब देखिए, इसको जब हम ओपन करेंगे या ये वाली वैल्यू में यहां सब्स्टिट्यूट कर लूं,
तो फाइव ई इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ S1, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थीटा कोस थीटा, तो E ds1 cos theta 1 S2 EDS2 cos theta 2 and plus S3 EDS3 cos theta 3। अभी हमें थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए चूंकि परत के अंदर E बराबर कितना है 0, तो यहां तो हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एवं यहां देखिए यहां क्या है, EBC डायरेक्शन में और DS2 क्षेत्रफल या अल्पांश क्षेत्रफल यहां पर ने मान रखा है, उसकी डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा किधर होती है, परत के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो परत के अभिलंबवत बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अभी अपन ने देखी थी, इस सीट के लंबवत है ही, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा 0। तो E वेक्टर पैरेलल टू DS2 वेक्टर, इसलिए थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 0। और E वेक्टर, अब DS3 का देखिए क्या सीन है, ये वक्राकार भाग है S3, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है 90 का। तो E वेक्टर परपेंडिकुलर टू DS3, इसलिए थीटा 3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 90। ये सारी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फाइव E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1, यहां तो E की वैल्यू 0 है, ds1 cos थीटा 1 जरूरत ही नहीं हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, S2 E ds2 एंड cos 0, S3 EDS3 एंड cos 90। ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो 5 इज इक्वल्स टू क्या बच गया, S2 EDS2 cos 0 की वैल्यू 1, S3 EDS3 cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो गया। फाइनली आपके पास क्या आ गया, 5 इज इक्वल्स टू S2 और EDS। अब ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन S2 और DS2। 5E इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा S2 ES2, लेकिन अनुप्रस्थ काट अपन ने कितनी मान रखी है S, तो 5E इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास फाइनली E इंटू S। और यही वो इक्वेशन थी जो हमें चाहिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अगला काम क्या है हमारा, गाउसियन प्रस्थ हमने एज्यूम कर लिया, फ्लक्स की परिभाषा हमने लगा ली, अब हमें क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है। तो अब हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है कि फाइव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ सिग्मा क्यू। अब गाउस का नियम लगाने के बाद हमारा अगला काम होता है इस सिग्मा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना। अपन ने क्या किया कि यदि शीट का या चालक पर कह सकते हैं आप इसको, यदि चालक परत का क्षेत्रफल S एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व
पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारे पास, सिग्मा हो। तो आपको पहले भी बताया था, जब पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया था तब, कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एस। यहां से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। तो सिग्मा क्यू जो कुल आवेश होगा आपके पास सीट पर वो कितना होगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ये हमने फ्लेक्स की परिभाषा लगा ली, ये हमने गाउस का नियम लगा लिया, बिल्कुल फिक्स पैटर्न। अगला काम दोनों स्टेप को इक्वल करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। बिकॉज यहां से ये वैल्यू अभी यहां सब्स्टिट्यूट और करो, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इनटू एस। इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 ना। इन दोनों के, ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, इनके एलएचएस फ्लेक्स को बता रहे हैं। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get what we get, E into S is equals to 1 upon epsilon naught and sigma into S। क्या होगा, S से S कैंसिल आउट, E चाहिए था हमें, तो E is equals to कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अगर हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में हम क्या लगा देते हैं यहां पे, एन कैप। जहां एन कैप क्या है, जहां एन कैप ई वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। तो वहां हम देख रहे थे कि अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया था दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। एक बार आप इसका भी क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से। हमने क्या किया, सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ माना। गाउसियन पृष्ठ ऐसा मानेंगे जिसकी लंबाई स्मॉल आर, ऐसा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, इसकी लंबाई स्मॉल आर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्मॉल एस। इसका एक सिरा इस प्लेट के अंदर। फ्लेक्स की परिभाषा लगाएंगे। फ्लेक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस। इसको हम स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट्स में, S1 S2 एंड S3। तो यहां से E की वैल्यू 0 है तो एक पार्ट आपका यहां से 0 हो जाएगा। दूसरा यहां पे थीटा 3 की वैल्यू 90 आ रही है, दूसरा पार्ट आपका यहां से 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, केवल एक। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ S टू E ds2। E को हम कहां ले लेंगे, बाहर। बच गया क्या, ds2। ds2 का इंटीग्रेशन S2, बट जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल माना अपन एक समान, वो कितना है, S। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू S। उसके बाद गाउस का नियम लगाएंगे। फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा इंटू एस। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इंटू एस। इक्वेशन नंबर 2। यहां दोनों इक्वेशन फाई की वैल्यू दे रही है तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे। तो E इंटू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू एस। एस से एस कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यहां एन कैप लगा देंगे। एन कैप E वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जो उस सीट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां से अगर आपको कुछ निर्भरताएं देखनी हो तो देखिए, अब देखिए हम क्या करें, ई वेक्टर की निर्भरता कैसे,
E इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या क्या देखेंगे, एक बार तो विद्युत क्षेत्र E में पृष्ठीय आवेश घनत्व के सापेक्ष परिवर्तन। देखिए यहां से हम क्या पढ़ पा रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, अर्थात चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती। क्लियर। और जब भी समानुपाती का ग्राफ आता है तो हम कैसे बनाते हैं, इधर मान लीजिए E वेक्टर है आपके पास, ये x एक्सिस and this one is y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग हमने क्या माना, E वेक्टर, और x एक्सिस के अलोंग अपन ने मान लिया सिग्मा, जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ग्राफ ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा ही बनता है आपके पास समानुपाती का, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सेकेंड, E की R पर डिपेंडेंसी देखिए हम, तो E प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसके कारण, चालक परत के कारण, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र परत से दूरी पर निर्भर नहीं करता। जब दूरी पर निर्भर नहीं करता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R की पावर 0। इसका मतलब कांस्टेंट है। और जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर मान लीजिए आपके पास E वेक्टर, ये आपके पास डिस्टेंस है सेंटर से, या जिसे हम परत से कहें, दिस वन इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ये क्या है, डिपेंडेंसी है ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट है। मान लीजिए ये आपके पास परत है, इस परत से चाहे आप यहां देखेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र इतना ही है, यहां देखेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र इतना ही है, इससे और आगे देखेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र उतना ही है। तो विद्युत क्षेत्र आपके पास कितना आ रहा था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए ये उसका परिमाण है, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। आप इस पॉइंट पर देखेंगे, ये मान लीजिए परत है, इस परत से अगर आप इतनी दूरी पे देखेंगे तो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी दूरी पर देखेंगे तो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां देखेंगे तो भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, E और R के मध्य। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी थी, E जो है वो सिग्मा के समानुपाती है, जबकि R पर डिपेंड नहीं करता। तो ये था चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके नियम से, गाउस के नियम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।